हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑफ एड्यूग्रोन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 14 बायोलॉजी क्लास 11 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले तो वेलकम टू ट्रायो सीरीज। ट्रायो सीरीज क्या है? यहाँ पे हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं 3 लेक्चर। ठीक है, 2 लेक्चर जो होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें हम आपको चैप्टर जो है कंप्लीट करवा देते हैं, और जो थर्ड लेक्चर होता है इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, तो ट्रायो सीरीज में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर ट्रायो सीरीज में से इसमें हम आपको चैप्टर कवर कराते हैं, और जो थर्ड लेक्चर होता है उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, आज का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, लेक्चर को ध्यान से सुनना है, यही समझना है, रटना बिल्कुल नहीं। ठीक है, कई लोग होते हैं एरोबिक, एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड ऐसे रटते जाते हैं, ऐसे मजे नहीं आते। ट्रिक से याद करेंगे, यही समझेंगे। ठीक है, और थ्योरी भी खुद बनाएंगे, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू किसी के छापने से। ठीक है, तो वेलकम टू एड्यूग्रोन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 14। लेक्चर को ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी मैं बताऊंगा। जैसे मान लो आपने लाइन पढ़ी यहाँ पर कुछ भी, तो अब ये लाइन जो है मैंने आपको समझाई, अब आपको मैंने समझा दी, आप खुद की थ्योरी या खुद की लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हो। साथ में इसी लाइन से जो एमसीक्यू बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का सारा डाटा है, एनसीईआरटी के ऑल डायग्राम से, यहाँ तक कि मैंने एक एक्स्ट्रा डायग्राम दे रखा है सिर्फ, ताकि अगर कोई हायर लेवल पे क्वेश्चन आ जाए तो भी इस लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स शुरू करते हैं। तो देखो, रेस्पिरेशन की बात करें, प्लांट्स में बात करेंगे, अपने अंदर कैसे होता है। सांस ली मैंने, सांस छोड़ दी, ली, छोड़ दी, ये अपना रेस्पिरेशन। लंग्स है, ठीक है, एल्विलाई है, आराम से रेस्पिरेशन हो रहा है। एनिमल्स में भी आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट्स में आप देखो कैसे होगा। प्लांट्स में लंग्स तो होते नहीं है रेस्पिरेशन के लिए बेटा। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, लीफ होती है। जैसे मान लो ये लीफ मैंने आपको बना दी। ठीक है, अब इस लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा। ओके, तो ये स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। इसका काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का। ओके, क्लियर है ये बात आपको। तो स्टोमेटा जो है गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। स्टोमेटा जो है लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे और ध्यान से आपको समझ। तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन एरोबिक रेस्पिरेशन की। ओके, फर्स्ट पॉइंट है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप देखिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक कहलाएगा। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एनएरोबिक कहलाएगा। एनएरोबिक कब कहलाएगा, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ। क्लियर है, तो एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। Now, aerobic respiration, complete oxidation of organic food in the presence of oxygen, thereby producing CO2, water and energy. यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब आपको इतना याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। सीधी सी बात है, अगर ऑर्गेनिक फूड को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एरोबिक, ठीक है, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो एनारोबिक। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, चले आगे। चलो, तो अब देखो, एटीपी सिंथेस, क्या बोलोगे, एटीपी सिंथेस। ठीक है, अब ये एटीपी सिंथेस क्या होता है, एटीपी सिंथेस एक एंजाइम है, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो, एक प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ओके,
तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के लिए एक एंजाइम जरूरी है वहां पर। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में एटीपी, और इस एटीपी को बनाने के लिए एक एंजाइम जरूरी है जिसका नाम है एटीपी सिंथेस। क्या बोलोगे? एटीपी सिंथेस। ठीक है, तो एटीपी सिंथेस क्या है? एक एंजाइम है, एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है जो कि जरूरी है किसे बनाने के लिए? एटीपी बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, लास्ट वन इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इनसाइड ए सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन आप सभी जानते हो, जो नहीं जानता वो सुन लो। ऑक्सीजन का ऐड होना उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो एक बार क्लियर करता हूं मैं स्लाइड को, थोड़ा ज्यादा मैसअप हो गया। चलो, सबसे पहले हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक फूड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें उसे तोड़ना है, तो ऑक्सीडेशन है। एनारोबिक क्या है? ब्रेक करना है ऑर्गेनिक फूड को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एटीपी सिंथेस क्या है? एटीपी का बनाना है। ठीक है, एटीपी बनानी है हमें, किससे बनाएंगे? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में जो एटीपी बनती है वो एटीपी एटीपी सिंथेस की प्रेजेंस में बनती है। तो व्हाट इज एटीपी सिंथेस? एटीपी सिंथेस इज एन एंजाइम, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। क्लियर है? आगे चले, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मतलब सेल के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन वगैरह चल रहा है। एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी, साइटोक्रोम, a group of iron containing compound of electron transport system present in inner wall of mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर वॉल होती है, एक आउटर वॉल होती है। ये क्या है? इनर वॉल, अंदर वाली है। ये क्या है? आउटर वॉल। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो वॉल होती है, एक इनर वॉल, एक आउटर वॉल। ठीक है, दिख रही है आपको? अब और मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। अब जो इनर वॉल होती है ना, उसमें होते हैं साइटोक्रोम्स। ये जो इनर वॉल आपको दिख रही है, वेट अ सेकंड, ये जो इनर वॉल है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस तरह से साइटोक्रोम। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं और साइटोक्रोम भी होते हैं। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है साइटोक्रोम। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है? साइटोक्रोम होता है। CYT से अपन डिनोट करते हैं। बहुत तरह के होते हैं साइटोक्रोम, बी, सी, ए, C1, A1, A3, कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज साइटोक्रोम? ए ग्रुप ऑफ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहली स्लाइड क्लियर है? कुछ भी नहीं था। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी सिंथेस, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड साइटोक्रोम। क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ? बेस क्लियर कर रहा हूँ, आपकी एक एक टर्म क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में आ जाएगा डिहाइड्रोजिनेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, फर्मेंटेशन। तो आपको पहले से ही मैं छोटे छोटे वर्ड्स क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो डिहाइड्रोजिनेस आपको यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले तो अपना रेड कलर, बेस्ट कलर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, चलो नाउ डिहाइड्रोजिनेस की बात करें। व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेस? ये एक एंजाइम होता है जो कि कैटेलाइज करता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट। जैसे ये मान लो ये आपका सबस्ट्रेट है। क्या है ये? सबस्ट्रेट। अब इसमें से मेरे को हाइड्रोजन हटाना है, माइनस करना है, माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटाना है। ठीक है, तो मैं किस एंजाइम की मदद लूंगा? यहाँ पे मैं यूज लूंगा डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डिहाइड्रोजिनेस। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, सबस्ट्रेट में से मैं क्या निकाल दूंगा? H निकाल दूंगा। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए, सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन को निकालने के लिए डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की जरूरत है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम वी रिमूव H फ्रॉम सबस्ट्रेट। ओके, और यहाँ पे यही बोला है कि डिहाइड्रोजिनेस क्या है? एक एंजाइम है जो कि कैटेलाइज करता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को। ये बढ़ावा देता है डिहाइड्रोजिनेस के, हाँ भैया निकल जा हाइड्रोजन, और फाइनली सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? नाम से पता लग रहा है डिहाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को। ये देखो HYDROG, ठीक है, EN, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को हटाने वाला एंजाइम है। डी का मतलब हटाना,
एस का मतलब एंजाइम। क्लियर है? आगे चले। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिसीव इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ध्यान से समझना है इसको, केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहेंगे हम उसे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे मान लो ये है NH3, इसके पास क्या है? लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है, ये डोनेट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो कार्बन है और यहाँ बॉन्ड दो ही है उसके पास, तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है, एक खाली जगह है कार्बन के पास, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या करेगा लोन पेयर, ये NH3 जो है इसको डोनेट कर देगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है। तो यही हो गया, ये क्या हुआ? NH3 जो डोनेट कर रहा है ये हुआ इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये जो CH2 ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, वैकेंट ऑर्बिटल है मतलब खाली जगह है इसके पास, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर हो गया आपको बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ओके, वेट अ सेकंड। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? Movement of electron from substrate to oxygen through respiratory chain during respiration। यहाँ पे क्या होगा? सबस्ट्रेट से ऑक्सीजन के पास मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, क्या होगी? मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी कहां से? सबस्ट्रेट से इसके पास जाएगा ये ऑक्सीजन के पास। ओके, तो देखो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट टू ऑक्सीजन थ्रू रेस्पिरेटरी चेन, इसके थ्रू? रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू, मतलब सबस्ट्रेट से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। अभी सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और ये कहाँ आ रहा है? ऑक्सीजन में आ रहा है, मतलब सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और ये ऑक्सीजन में आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फर्मेंटेशन। तो देखो व्हाट इज फर्मेंटेशन, वेट अ सेकंड। ओके, नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, कभी भी आपको पूछ सकते हैं, और नीट की भी आपसे देखो तो भी इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन, ठीक है, 4 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो फर्मेंटेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट टेक प्लेस इन सर्टेन माइक्रोब लाइक यीस्ट अंडर एनारोबिक कंडीशन। आपको सीधा सा याद रखना है एनारोबिक, ये सबसे पहले पूछेंगे आपको कि जो फर्मेंटेशन है वो किस कंडीशन में होगी, सबसे पहली बात। विद प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड एथेनॉल, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? एक तो CO2 और एक एथेनॉल फॉर्म होगा। तो यही सब आपको पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन में क्या होता है, कि प्रोडक्ट फॉर्म होता है CO2 एथेनॉल, फर्मेंटेशन में क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन में होता है, ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इन एनारोबिक कंडीशन में, और प्रोडक्ट होता है CO2 और एथेनॉल। मतलब हमें डिहाइड्रोजनेस क्लियर है, पहला पॉइंट जिसमें हाइड्रोजन हटाना है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लियर है, एक्सेप्ट करने वाला, लेने वाला। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्लियर है हमें, ठीक है, मूवमेंट करना है इलेक्ट्रॉन का। फर्मेंटेशन हमें क्लियर है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक कंडीशन, और प्रोडक्शन होगा यहाँ पे CO2 एथेनॉल। चले आगे, चलो अब देखेंगे ग्लाइकोसिस, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये ग्लाइकोलाइसिस है एक्चुअली, तो मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, सो जो ये ग्लाइकोलाइसिस है, क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। नाउ व्हाट इज ग्लाइको एंड व्हाट इज लाइसिस? ओके, तो ग्लाइको का मतलब हो गया यहाँ पर ग्लूकोज, क्या हो गया बेटा? ग्लूकोज। एंड लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। देखो ये जो आपकी साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड, ठीक है, और भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वगैरह, जो भी आपके सिलेबस में है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से करूंगा, इतने अच्छे से कि कोई नींद में भी अगर आपको पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, तो आप ऐसे बोलोगे तोते की तरह, ठीक है। तो बस आप लेक्चर ध्यान से सुनते जाओ, एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनते जाओ, आपको बस क्लियर होता जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर मैं आपको पूरा एफर्ट देके समझा रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि पूरा एफर्ट देके समझे, एटलीस्ट मेरी बात को सुनने का तो ट्राई करें, ठीक है। तो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, ग्लूकोज का टूटना, उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो एक शॉर्ट इजी स्टेप में आपको बताऊं तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज का टूटना। और ग्लूकोज अगर टूटेगा तो
क्या बनेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो बनेगा पायरुवेट। ओके, तो ग्लूकोज का टूटना पायरुविक एसिड में, उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, process of formation of ATP from ADP using PI and the energy from protein gradient. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानो, सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपको बताऊं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। So oxidative phosphorylation is a process in which ATP formation takes place. यहाँ पे क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन। क्लियर है। अब कैसे होता है एटीपी फॉर्म, जैसे मान लो ये ADP है, राइट, यहाँ पे ये ADP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई दो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब एटीपी बनाना है तो एक फॉस्फेट ऐड कर दो, ये आई को लिखा मैंने, ये इनऑर्गेनिक है और ये फॉस्फेट है, तो पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा एक और फॉस्फेट, तो एडिनोसिन पहले क्या था, डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट के आने के बाद क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। तो डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट आया और ये बन गया ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ बनेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है बेटा आपको। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कुछ नहीं करना है, एटीपी बनाना। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुविक, ऑक्सीडेटिव में एटीपी बना लिया। रेस्पिरेशन आप सभी को पता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो देखो कितनी CO2 प्रोड्यूस है ये, उसका रेशियो CO2 प्रोड्यूस अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम। तो यहाँ पे यही आपको है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, जो शायद लगभग कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं वैल्यू देखूं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की, RQ लिखते हैं तो शायद लगभग 1 आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, CO2 प्रोडक्शन अपॉन O2 कंज्यूम। क्लियर है, चले आगे। चलो, नाउ व्हाट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट, डिफरेंस इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन अक्रॉस द टिश्यू मेम्ब्रेन। देखो बेटा, पहले मैं इसको क्लियर करता हूं, फिर आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट समझाता हूं। चलो देखो, जैसे ये मेम्ब्रेन है, अब इधर जो है इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, मेम्ब्रेन के बाहर बहुत इलेक्ट्रॉन है, बहुत, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और अंदर जो है इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन है, 3 मान लो, ज्यादा नहीं है। तो अब ये बाहर से जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा ज्यादा से कम आता है। ठीक है, अगर मैंने 2 कंटेनर रखे, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बना के समझाता हूँ, जैसे पेरिज्मा मार्कर, ओके, जैसे मैंने 2 कंटेनर रखे, ठीक है, ये कंटेनर फुल फिल है, ठीक है, और ये कंटेनर जो है हाफ फिल है। अब इस कंटेनर से इस कंटेनर में पानी आएगा, अगर मैं यहाँ से होल्ड करूंगा तो ज्यादा से कम की तरफ पानी आएगा। ठीक है, तो यही होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, जहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज रहती है, ज्यादा से कम की तरफ आता है। क्लियर है, तो यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा से कम की तरफ आता है, तो ये हो गया आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट भी क्लियर हो गया, हमें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट भी क्लियर हो गया, हमें रेस्पिरेशन भी क्लियर हो गया, हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी क्लियर हो गया, हमें ग्लाइकोलाइसिस भी क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की। तो देखो, मैंने आपको बोला था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बायलेयर होता है, तब आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बायलेयर होता है। अब ये तो हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये बोलते हैं हम इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होती है, एक हो गई आउटर, एक हो गई इनर, और इनर के भी अंदर, अंदर की साइड बिल्कुल मिलता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ठीक है, होता क्या है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, द ग्राउंड मटेरियल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन विच पायरुविक एसिड अंडरगो एरोबिक ऑक्सीडेशन थ्रू क्रेब्स साइकिल। बहुत अच्छी बात है। देखो, आपको पूछते हैं कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, क्रेब्स साइकिल बोल लो, या फिर आप बोल लो TCA साइकिल। कौन सी साइकिल बेटा, TCA साइकिल। ठीक है, या फिर आप बोल लो CA साइकिल, ये तीनों नाम एक ही है,
Krebs cycle, TCA cycle, CA cycle. Now what is the meaning of TCA? Tricarboxylic acid. Now what is the meaning of CA? Citric acid cycle. तो सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था, देखो ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या थी कि ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, ये चलती है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस जो है सेल के साइटोप्लाज्म में। ध्यान से समझना, देखो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। वेट, ये पहले मैं क्लियर कर दूं। अब देखो, ये है सेल, ठीक है, ये सेल है। ठीक, हाय हेलो कर लो इससे, ये बोल रही है हाय, आपको बोल रही है हाय कर लो, हाय। ठीक है, अब इस सेल में क्या है? इस सेल में साइटोप्लाज्म होता है, हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है। तो इस साइटोप्लाज्म में चलती है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, इसी सेल में एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, तो मैं देखता हूँ इस माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से। तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को जब अच्छे से देखा तो मैंने देखा यहाँ पे दो लेयर है। ठीक है, एक तो आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन, और एक इनर है, इनर मेम्ब्रेन, और बीच में क्या है? मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इस मैट्रिक्स में चलती है टीसीए साइकिल। ठीक है, अब मैंने इस सेल से पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ भैया, आपने बोला कि ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, कहाँ पे चल रही है? से हमारे साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? पायरुविक एसिड बनता है, ग्लूकोज टूट के क्या बनता है? पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि बना था साइटोप्लाज्म में, और गया कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कहाँ गया? मैट्रिक्स में गया। ठीक है, तो ये जो पायरुविक एसिड बना, ये मैट्रिक्स में पहुंच गया घूमते घुमाते, और मैट्रिक्स में जाने के बाद इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, एरोबिक ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पे टीसीए साइकिल चली, या फिर आप बोल लो क्रेब्स साइकिल चली। वापस सुनो, साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बना रहा है। ठीक है, ये पायरुविक एसिड गया माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां पर? मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन गया? पायरुविक एसिड। बना कहां से था? ग्लूकोज के टूटने से। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आया, और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुविक एसिड का हुआ एरोबिक ऑक्सीडेशन, एंड आफ्टर एरोबिक ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, ये आपका एरोबिक, एनारोबिक, एटीपी सिंथेस, साइटोक्रोम। देन नेक्स्ट डिहाइड्रोजिनेज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फर्मेंटेशन। Then next, glycolysis, oxidative phosphorylation, respiratory quotient, proton gradient, mitochondrial matrix. Now next, ये कुछ एब्रिविएशन है जो आपको ध्यान रखना है, जरूरी भी है, देखो। ठीक है, क्योंकि ये आपको पूरा काम आने वाले हैं इस चैप्टर में। देखो, सबसे पहला एटीपी आप सभी जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नाउ व्हाट इज एनएडी? ये आपको कई बार देखने को मिलेगा कि एनएडी निकल रहा है, एनएडीपी निकल रहा है। नाउ व्हाट इज दिस? एनएडी इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नाउ व्हाट इज एनएडीपी? सेम है एनएडी तक तो, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, लास्ट में क्या है? फोस्फेट। ठीक, अब आपको ये भी आएगा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में PgAl। नाउ व्हाट इज PgAl? फॉस्फोग्लिसराइड। व्हाट इज OAA? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। व्हाट इज TCA? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज ETC? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। व्हाट इज ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सब आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस है। ATP, ADP, NAD, NADP, PgAl, ETC, ETS, TCA, OAA, ये सारे आप जब इस चैप्टर को ऐसा कर लोगे ना कि बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो ये सारे एब्रिविएशन ऐसे हो जाएंगे टिप्स पे, ऐसे 2-2 सेकंड में। हाँ ठीक है, याद है यार, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात है भी नहीं, वैसे नॉर्मल नाम है बस। जो आगे अपन को साइकिल पढ़नी है बड़ी बड़ी ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड की, उसमें आएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है, एब्रिविएशन आपको क्लियर है? क्लियर है एब्रिविएशंस?
अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक बातें, उसके बाद कल अपन ये सिट्रिक एसिड देखेंगे, ठीक है, सिट्रिक एसिड अच्छे से देखेंगे अपन, और एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, अपन देख लेते हैं सबसे पहले। देखो मैं वापस चलता हूँ, ये तो है आपका ईटीसी है, ठीक है, ये ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। ये आपका सिट्रिक है और ये सिट्रिक का बढ़िया डायग्राम है, सिट्रिक के बारे में है, ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में है, ये आपके एब्रिविएशन। तो अभी तक आपने एब्रिविएशन देखी, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और आज सिर्फ अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। एक बार मैं आपको सारा क्लियर कर देता हूँ जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा, देख लो, सिर्फ हाँ हाँ करते जाना। अपन ने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, पढ़ा जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है, ठीक है। एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी बनाने के लिए। साइटोक्रोम, डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोक्रोम आर देयर, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ओके। नाउ नेक्स्ट, डिहाइड्रोजिनेस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। फर्मेंटेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 एथेनॉल प्रोडक्ट बने। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस क्लियर है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्लियर है, रेस्पिरेशन क्लियर है, रेस्पिरेटरी इक्वेशन क्लियर है, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एब्रिविएशन, ATP, ADP, NAD, NADP, ये सब हमें क्लियर है, सब अभी तक मैंने बेसिक बात करी। अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल पढ़ने वाले हैं जिसे बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। कोई भी मिस नहीं करेगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, काफी काफी इंपॉर्टेंट। और चाहे आप MBBS करो, फार्मेसी करो, नर्सिंग करो, BSc करो, ये ग्लाइकोलाइसिस आपको कॉलेज में भी मिलेगी, तो बेहतर होगा अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आगे जाके बहुत आसान हो जाएगी। और मैं इस लेवल की पढ़ाऊंगा कि आप कॉलेज का एग्जाम दो, आप नर्सिंग दो, आप एज ए नीट एस्पिरेंट दो, आप क्लास 11 का एग्जाम दो, मजे आ जाएंगे, ठीक है। चलो ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, ठीक है, जोश में आ जाओ सब। चलो ग्लाइकोलाइसिस, तो मैंने आपको एक मोटा मोटा बात बताई थी कि ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, क्या होता है बेटा, ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, तोड़ना। तो यहाँ पे तो एक बात क्लियर है सर कि हम ग्लूकोज को तोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब हथौड़ा थोड़े ना लाना है तोड़ने के लिए, है? या कोई बुलडोजर मशीन चलानी है, कोई जेसीबी मंगानी है तोड़ने के लिए एंजाइम्स चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होंगे, ना जेसीबी ना हथौड़ा, हमें चाहिए एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दे रखी है आपको कुछ साइकिल्स, जैसे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे हम, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रैप, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी में दूंगा, ये सेकंड दूंगा, और ये थर्ड। चलो तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, थोड़ा टर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, और अपन क्लियर करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। द टर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस, मतलब होता है ग्लूकोज, मैंने आपको बता दिया। लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, मतलब ब्रेक डाउन, मैंने आपको बता दिया। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, इसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं, EMP। नाउ व्हाट इज EMP, साइंटिस्ट के नाम, ठीक है। यहाँ पे रखिए, देखो, एमडेन मैरूफ पेरेंस, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये कोई चिंटू पिंटू तो है नहीं जो अपन याद रख लेंगे, एमडेन मैरूफ ये याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। साथ में ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों में चलेगी, इट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है ग्लाइकोलाइसिस, क्या चलती है, ग्लाइकोलाइसिस। तो साइटोप्लाज्म में क्या चलेगी, ग्लाइकोलाइसिस। अब चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, दोनों ही मेथड में चलेगी ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक में कैसे, चल ही रही है, मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है, चल रही है, अंदर मेरी सेल्स में चल रही है। अब एनारोबिक कैसे, मान लो मेरे को लगा जिम का शौक है,
किसी ने मेरी कर दी बेइज्जती कि यार कैसा मतलब एकदम थोड़ा खाया पिया कर जिम करा कर। मैं गया जिम, पहले दिन गया और डोले शोले बनाने के हिसाब से गया। मैंने कहा भाई साहब आज तो मैंने 6 पैक निकालने हैं, ठीक है, फैमिली पैक से, जो कि होने से रहा। फिर भी मैं जोश में गया और सामने दिख गई, ऐसे कोई दिख जाता है ना, नेम भिड़ जाते हैं थोड़े, तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि आज तो मैंने जिम करनी है सारी। तो मैं गया भाई साहब, डंबल उठाया मैंने और दे मसाज दे, मैंने जिमिंग करी फुल। मसल जो है मैंने एक ही दिन में बनानी थी, फुल जिम करी, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आते टाइम मेरे को 2 जने छोड़ के गए, इतनी हालत खराब हो गई थी। तो मैंने फुल जिम करी। अब क्या हुआ, जैसे मैंने जिमिंग करी तो यहाँ पे जो मेरी मसल है, ठीक है, इनको क्या हुआ, एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, ठीक है, एक्स्ट्रा लोड पड़ा इन पे। इनको सप्लाई ऑक्सीजन की कम हो गई। तो जब इनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, क्या हुआ कि जब मैंने बहुत ज्यादा जो है जिमिंग कर ली और जब इनको मेरी मसल सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एक्सेसिव जब आप एक्सरसाइज करोगे मसल्स की, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वहां पर जो है ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगी। तो ग्लाइकोलाइसिस का अगर ऑक्सीजन की कमी में जो प्रोडक्ट है वो बना लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो एक तो बनेगा लैक्टिक एसिड और एक बनेगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कब बनेगा, जब ऑक्सीजन है। और लैक्टिक एसिड कब बनेगा, जब ऑक्सीजन कम है या है ही, ठीक है। तो मैंने बहुत थोड़ा ज्यादा ही जोश में आ गया था मैं। मैंने कहा आज तो यार बनानी है। तो पता लगा हाथ पांव दुख रहे और कुछ भी नहीं हुआ। और अगले दिन से मैंने कहा नहीं, मैं जैसा हूँ ऐसा ठीक। तो इससे मैंने क्या समझाया कि लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, जो कि पैन करता है और ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस में लैक्टिक एसिड। क्लियर, चलो आगे देखो। इट टेक प्लेस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोप्लाज्म। बात तो वही है, बोला तो वही मैंने, ठीक है, साइटोप्लाज्म में चलती है। चलो ये भी पॉइंट क्लियर है। नाउ one molecule of glucose ultimately produce 2 molecule of pyruvic acid through glycolysis। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, 1 molecule of glucose, एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल लास्ट में जो प्रोडक्ट बनाता है, बनाता तो क्या है, पायरुविक एसिड बनाता है ना लास्ट में। ये ग्लूकोज है, टूट के क्या बनाने वाला है, पायरुविक एसिड। ये क्या बन गया, पायरुविक एसिड। पर कितने, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बनाएगा पायरुविक एसिड। क्लियर है। चलो ये लाइन लिखी हुई है कि एक ग्लूकोज टूटेगा, एक ग्लूकोज टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 4 molecule of ATP are produced while 2 ATP are utilized, the net gain of ATP is 2। ओके, तो अभी मैं बात करूंगा कि एटीपी कितनी बन रही है, कहां से बन रही है, क्या बन रही है। तो इस लाइन को भी आप इग्नोर कर सकते, क्योंकि मैं समझा ही नहीं सकता जब तक मैं आपको साइकिल नहीं समझाऊं। नाउ सब जाग जाओ, जो नींद में है वो मुंह धो के आ जाओ, क्योंकि साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो हियर इट इज ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सो ये है ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले तो एक्साइटमेंट में आ जाओ सारे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस आने वाली है, आई गई, आने के वाली है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरे पास है ग्लूकोज, या तो आप ग्लूकोज लिख लो या आप लिख सकते हो अल्फा डी ग्लूकोज, एक ही बात है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज शांत बैठा, मैं इससे मिलने गया, मैंने कहा और भाई ग्लूकोज कैसा है। तो ग्लूकोज बोलता है मैं बढ़िया हूँ, बस मेरी जिंदगी में फॉस्फेट की कमी है। होता है ना, सबकी जिंदगी में किसी ना किसी की कमी है। मेरी जिंदगी में भी विटामिन सी की कमी है, तुम्हारी में भी है क्या, चलो होगी। विटामिन सी नहीं बोला मैं, शी बोला, SHE, ठीक है। तो सबकी जिंदगी में कमी है। वैसे ही मैं अल्फा डी ग्लूकोज के पास गया, हमने कहा क्या हुआ भाई, ग्लूकोज उदास क्यों बैठा है। तो बोलता है यार मेरे जिंदगी में फॉस्फेट की कमी है। मैंने कहा बस इतनी सी बात, एक काम कर, तू एटीपी से जाके मिल, वो एटीपी तेरे को फॉस्फेट दे देगा, ठीक है। तो ग्लूकोज गया, भागा भागा एटीपी के पास। देखो वेयर इज माय मार्कर। चलो, तो ग्लूकोज कहाँ गया, जैसे ये ग्लूकोज था, ये उदास बैठा था, तो मैंने इसको बोला कि मैंने कहा तू एटीपी के पास जा, वो देखो फॉस्फेट दे देगा। तो एटीपी आया और इसको फॉस्फेट दिया, और जैसे इसको फॉस्फेट दिया, अब ये क्या बन जाएगा, एडीपी, क्योंकि एटीपी के पास क्या था, ट्राइफॉस्फेट। अब एक फॉस्फेट देने के बाद क्या रह गया, डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज से
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आप बोलोगे सर फॉस्फेट तो एक दिया, फिर 6 क्यों लगाया? अरे भाई 6th पोजीशन पे जाके वो फॉस्फेट अटैच हुआ ना, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज उदास बैठा था, उसको फॉस्फेट चाहिए था। शुभम गुप्ता सर गए, एसजी सर गए और उन्होंने बोला कि आप एटीपी से बात करो। तो ग्लूकोज के पास एटीपी आया, एक फॉस्फेट लिया, वो बन गया ग्लूकोज। ठीक, अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की भी इच्छा है। मैंने बोला भाई तू भी बता तेरे क्या दुख दर्द है, हम देखते हैं, हमारा काम ही यही है। चलो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना जैसे तैसे, ये बन गया देखो। अब इसके पास भी दुख है। मैंने बोला भाई क्या हुआ पता? बोले यार एक तो हूँ मैं रेड कलर का टी शर्ट पहनता तो मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ, एक मैं पहनता हूँ ग्रीन कलर का तो मैं कम अच्छा लगता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मेरे को बोलता है कि मेरे को मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला तो आप सेम रखो पर स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दो। मतलब ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना दो। आजकल सब पक वाले फ्रक्टोज हो रहे हैं, ठीक है, समझ जाओ अब तुम, डायरेक्ट नहीं जाना चाहता मैं। तो फ्रक्टोज बन गया यहाँ पे, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो शुरू में क्या था ग्लूकोज, मैं गया, मैंने कहा एटीपी से ले ले तो फॉस्फेट, देखो फॉस्फेट चाहिए तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इसकी स्ट्रक्चर चेंज करनी है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखना है, तो स्ट्रक्चर चेंज करनी है तो नाम भी चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज से हो जाएगा फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। और यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, आइसोमर। ये आइसोमर कहते हैं हम जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बस स्ट्रक्चर डिफरेंट की है। ग्लूकोज की जगह बस नाम बोला हमने फ्रक्टोज, ताकि अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला देखो दोनों का सिमिलर, ठीक है। तो अभी फाइनली क्या बन गया, आगे बात करें तो अभी फाइनली बन गया अपने पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बोला मेरी जिंदगी में बहुत कमी है फॉस्फेट की, तो मैंने वापस वही बोला कि मैंने कहा यार तू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है? मैंने तो ग्लूकोज को ही फॉस्फेट दिला दिया, तो तू तो इतना बड़ा नाम है साले, शर्म कर, जा ले फॉस्फेट एटीपी से। तो फ्रक्टोज खुश हो गया, बोला अच्छा। मैंने कहा हाँ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट गया, एटीपी लिया। अब जब एटीपी आया देने, तो ये एटीपी में बदलेगा नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अरे भाई तो यहाँ क्या बनेगा, अब यहाँ बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस, या फिर आप बोल लो डाई, कुछ भी बोल सकते हो जो आपको अच्छा लगे, फॉस्फेट। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट और अटैच करना, तो इस बार मैंने फर्स्ट पोजीशन पे अटैच किया, इसलिए फर्स्ट यूज किया। 6 पे पहले से अटैच था फ्रक्टोज, और 1 और 6 दो हो गए, ये दो फॉस्फेट हो गए 1 और 6, तो दैट्स व्हाई मैंने बिस या डाई का वर्ड यूज किया और फॉस्फेट का फॉस्फेट, मतलब अब बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस या डाई फॉस्फेट। ठीक है, चलो सर यहाँ तक आ गई साइकिल, ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, समझ में आ गई सबको? देख लो अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। अब जैसे ही फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, ये परेशान हो गया। मैंने कहा क्यों भाई, कैसे परेशान है तू? ये बोलता है सर इतने फॉस्फेट लेके मैं जाऊं कहाँ, दुनिया में इतने दुख दर्द है, मैं जाऊं कहाँ? मैंने कहा ठीक है यार, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, इतना बड़ा नाम है तेरा, क्योंकि तेरे पास दो दो फॉस्फेट है, एक तो फर्स्ट पोजीशन पे, एक सिक्स पोजीशन पे, तेरा नाम फ्रक्टोज है। अब तेरे पास दो फॉस्फेट है, इसलिए हम बिस यूज कर रहे हैं, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है हमारे पास। अब वो जो है बहुत घबरा जाता है, वो टूटता है PgAl और DHAP। वो घबरा गया, वो टूटने वाला है, पागल हो गया है वो। मैंने कहा यार भाई पागल क्यों हो रहा है? वो बोले मैं पागल हो जाऊंगा, अब मेरे पास बहुत फॉस्फेट, ठीक है, पैसे आने के बाद लोग वैसे भी पागल हो जाते, तो ये पागल हो गया। मैं इसको बोल रहा हूँ भाई धाप, रुक जा, पागल मत हो, पर ये पागल हो गया। तो एक तरफ क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जैसे ही टूटेगा, एक तरफ बनेगा PgAl, ठीक है, और एक तरफ बनेगा DHAP। ये देखो आपको लिखा हुआ है यहाँ, एक तरफ बना है PgAl, एक तरफ बना है ये नहीं, यहाँ पर PgAl का मतलब है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, और एक तरफ बना है DHAP मतलब ट्रायोस फॉस्फेट, ये डाई हाइड्रोक्सी वाला, ठीक है। तो आपको ये पूरे नाम ना याद रखकर इतना सा याद रखना है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो टूट गया है, किसमें टूटा है, PgAl और DHAP में। अब आपको यहाँ पे इस तरह से एरो देखने को मिलेगा, वेट में बताता हूँ, इस तरह से, इसका मतलब है रिवर्सिबल एरो है। PgAl DHAP में कन्वर्ट होगा, DHAP PgAl में, ये इंटर कन्वर्सिबल है, ठीक है। ये विक्स वेपोरब की डब्बी इसमें चेंज हो जाएगी, ये जो है वापस इसमें चेंज हो जाएगा, इंटर कन्वर्सिबल है, ये यहाँ से चेंज होते रहेंगे, मतलब ये जो है वापस ये बना लेगा और ये जो है वापस ये बना लेगा, ए से बी, बी से बी से ए से बी, ऐसे चलता है।
ठीक है, क्लियर है। चलो इसको पहले मैं क्लियर करता हूँ। चलो क्लियर है सर कि PGALDHAP बन गया, मुबारक हो सबको, मुबारक हो आपको, ये बन गया। और इनके बीच में एरो भी इस तरह से आएगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे कितने बना, एक कंपाउंड ये बना, एक कंपाउंड ये बना, तो आगे की सारी रिएक्शन दो कंपाउंड से चलेगी। ठीक है, एक ये बना 3 कार्बन का, एक ये बना 3 कार्बन का, क्योंकि अभी तक सब 6 कार्बन के थे, और जब ये टूटेंगे तो 3 3 में टूटेंगे ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अब क्या बनने वाला है, अब बनने वाला है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक, या फिर आप बोल लो 1,3 डाई पीजी। देखो आप ऐसे याद रखो, जैसा मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पागल और धाप बन गया। अब पागल और धाप बनने के बाद क्या बनेगा, 1,3, ठीक है, डाई पीजी। ठीक है सर, PgAl और DHAP बन गया था। अब मैं वापस कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या बन रहा है, 1,3 डाई पीजी। और यहाँ पे मैं 2 से इंटू करूंगा, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में अब चलेगा काम सारा। एक ये रहा DHAP, एक PgAl, इसलिए 2, तो 1,3 डाई पीजी। ठीक है, अब ये बाद में कन्वर्ट होता है, ठीक है, 3 डाई पीजीए में, किसमें, क्लियर है। इस तरह से ये साइकिल चलती जाएगी। एक 3 से फिर ये 2 में बदलेगा, 2 पीजीए में, फिर 2 पीजीए से ये बनेगा PEP में, फोस्फोइनोल पायरुवेट में, तरह से, और लास्ट में पायरुविक एसिड बन जाएगा। और ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि PgAl और ढाप है। एक बार वापस दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। शुरू से एक बार देख लेते हैं कि ग्लूकोज था, फॉस्फेट लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट नहीं, फिर यहाँ पे बस स्ट्रक्चर चेंज हुई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर वापस फॉस्फेट लिया तो फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, फिर यहाँ पे क्या हुआ, PgAl और DHAP में टूट गया। यहाँ क्या बना फिर, 1,3 डाई PGA, फिर बना 3 PGA। देखो यहाँ मैं बना देता हूँ, PgAl और DHAP में वो टूट गया, तरह से एरो दिखा दिया मैंने। अब क्या बना यहाँ से आगे, यहाँ से बना 1,3 डाई PGA, इससे आगे क्या बना 3 PGA, इससे आगे क्या बना 2 PGA, ठीक है, इससे आगे क्या बना PE। देखो ऐसे आ देखो 1,3 डाई PGA, अब 1 हटा दो, क्या रह गया 3 PGA, अब 3 से एक और कम कर दो 2 PGA, ठीक है। और फिर यहाँ क्या बन गया, फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये रहा फोस्फोइनोल, दिस इज ओके। सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, समझ में आती है क्यों करना है, क्यों करना है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 में टूट गया था। ये है आपकी ग्लाइकोलाइसिस की पूरी साइकिल, और लास्ट में देखो आप पायरुविक एसिड बन रहा है, और वो भी 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ही बनता है, क्लियर। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि एटीपी कितनी बनती है, तो देखो ध्यान से देखना। सर बनने की बात कर रहे हो, एक तो यहाँ दे दी हमने, एक यहाँ दे दी, तो 2 एटीपी का तो लॉस हो गया। चलो 2 एटीपी तो गई हमारी, 2 एटीपी तो लॉस हो गई, यहाँ लिख देता हूँ 2 एटीपी तो गई, बनी नहीं उससे पहले माइनस में हो गई। अब देखो यहाँ पे बन रही है एटीपी, बन रही है, कितनी बन रही है, देखो बन तो एक रही है, पर 2 मॉलिक्यूल के हिसाब से 2 बनेगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के हिसाब से चलेंगे हम, यहाँ पे सब में 2 मल्टीप्लाई करना है आगे से, तो 2 एटीपी तो यहाँ बन गई। ठीक, यहाँ पे क्या निकला है, NADH निकला है। तो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि एक NADH2 जो है 3 एटीपी बनाता है, ओके, और 3 एटीपी तो ये बनाता है, पर यहाँ पे क्या है देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 एटीपी यहाँ पे हो गया, ठीक है, 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 एटीपी हो गया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि पागल और धाप बना था, इसलिए आगे वाले कंपाउंड को सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 6 एटीपी तो यहाँ बन गई, 2 यहाँ बन गई, 6 और 2 8 हो गई, ये बनी 2, तो देखो यहाँ बना रखी ये एरो से, देख 6 बन गई, तो 6 प्लस 2 8, तो यहाँ हो गई 8 एटीपी, ठीक है। 8 में से 2 तो चली गई हमारी, ये 8 में से 2 तो माइनस हो गई, 6 एटीपी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये तो गैस एसिटिक एसिड आ गई, तो इस तरह से आपको एटीपी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, और कुछ ग्लाइकोलाइसिस में आपको बच गया हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको।
वेट ए सेकेंड, ये बात क्लियर है आपको, देख लो अच्छे से, क्योंकि ये साइकिल जो है काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ओके, क्लियर है, काफी है सब आपके लिए, देख लिया मैंने। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, एटीपी कितनी बन रही है, कहाँ पे खर्च हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। ठीक है, और फिर आपको ये ध्यान रखना है एब्रिविएशन, और ये याद रखना है कुछ की भी। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखने वाले हैं वो देखो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, किसी काम की स्टेप नहीं है। फिर टीसीए देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सिट्रिक एसिड साइकिल है, अच्छे से समझेंगे। ये वही सिट्रिक एसिड साइकिल है जो सिंपल करके दे रखी है। फिर ईटीसी, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, पर मैं आपको इससे भी अच्छा समझाऊंगा। ये तो फिर भी कॉम्प्लेक्स बना रखा है, मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, और लास्ट में ये एटीपी कैसे बनाना है उसके बारे में बता रखा है, और फिर ये एटीपी के जो कितनी एटीपी बन रही है टोटल वो बता रखा है। देखो मैंने आपको बताया था टोटल कि 2 एटीपी तो ऐसे बन रही थी, और 2 NADH2 है, तो 6 तो ये हैं और 2 ये हैं, तो टोटल 8 बननी चाहिए। 8 बन भी रही है, पर 2 खत्म हो जाती है ना, खर्च हो जाती है, मैंने बोला था शुरू में, 6 रह जाती है। बाकी ये ऑक्सीडेटिव में, क्रेब में, और बाकी कैसे क्या हो रहा है ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ। ठीक है, और आगे चले तो यही सब है, यहाँ पर नॉर्मल सी चीजें हैं। ये आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो है शॉर्ट एंड स्वीट आएगी, और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर आएगा, तो कोई मिस मत करना, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों में पढ़ाने वाला हूँ, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों 5-5 10 नंबर का कवर करती है, और नीट की भी आपसे देखो तो बहुत ज्यादा, प्लांट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, ग्लाइकोलाइसिस और ये सब। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बने रहिए, जुड़े रहिए एडिब्रोन के साथ, एसजी सर के साथ। और अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी विजिट कीजिए, वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल विजिट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।